आज हम लोग सीखेंगे कि लैरावेल के अंदर जो ये एमवीसी आर्किटेक्चर है वो क्या है। देखिए, आज मैं एमवीसी पे ही बात करने वाला हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हम एमवीसी को पहले समझ लेते हैं, फिर हम लोग लैरावेल को डिस्कस करेंगे। देखिए, लैरावेल एक फ्रेमवर्क है, हम सब जानते हैं पीएचपी की तरफ से। और पीएचपी फ्रेमवर्क के अंदर में लैरावेल सबसे ज़्यादा पॉपुलर है और इंडस्ट्री में भी इसके डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन अगर हम बात करें इसके आर्किटेक्चर की, तो लैरावेल का ये फ्रेमवर्क आर्किटेक्चर फॉलो करता है एमवीसी आर्किटेक्चर। एमवीसी आर्किटेक्चर को ASP.NET ने बहुत दिनों तक इसको इस्तेमाल किया, अभी भी वो इस्तेमाल करते हैं। ASP.NET के अलावा बाकी भी वेब डेवलपमेंट के फ्रेमवर्क में एमवीसी काफ़ी पॉपुलर है। अगर हम एमवीसी मॉडल की बात करें तो ये एक आर्किटेक्चर है जिसमें हम लोग एप्लीकेशन को सेपरेट डिवाइड करते हैं ताकि उसको मैनेज अच्छे से कर सके। तो इसको मूल रूप से 3 तरीके से डिवाइड करते हैं, 3 अलग अलग सेक्शन में डिवाइड करते हैं। यूज़र यानी कि MVC का V यूज़र हो गया, और M जो यहाँ पे है वो मॉडल कहलाता है, और कंट्रोलर C। तो तीनों मिला के हो गया MVC। चलिए हम लोग एक एक करके सब पे बात करते हैं। देखिए, जब कोई यूज़र इंटरेक्ट करता है किसी वेब एप्लीकेशन से, तो डायरेक्ट डेटाबेस से इंटरेक्ट नहीं करता है, उसके बीच में कई लेयर्स आते हैं। जैसे कि अगर हम डेटाबेस की बात करें कि हम डेटाबेस का डेटा देख रहे हैं किसी वेब पेज पे, तो ऑफकोर्स वो व्यू के पास है, यानी कि ऑफकोर्स वो HTML CSS फाइल में है, लेकिन वो HTML CSS फाइल में नहीं होकर वो एग्जैक्टली पीछे कुछ मैनेजमेंट लेयर्स होते हैं उसके ऊपर होता है। जैसे कि अगर कोई यूज़र HTML पेज पे किसी फेसबुक लॉगिन के बाद अपना मैसेज देखता है, तो वो मैसेज डेटाबेस से आता है और वो डेटाबेस एक कंट्रोलर को फॉरवर्ड करता है। कंट्रोलर एक्चुअल में रिक्वेस्ट के हिसाब से, जो भी यूज़र का रिक्वेस्ट होता है उसके हिसाब से मैसेज को फिल्टराइज करके, समराइज़ करके उतना मैसेज दिखाते हैं जितना का उसने डिमांड किया है। यानी यूज़र डिमांड करता है, व्यू को, व्यू कंट्रोलर से आस्क करता है, कंट्रोलर मॉडल डेटाबेस से फिर वापस से लेकर आता है। यानी कि एक पूरा का पूरा एक सिस्टमेटिक वे है जिसमें हम लोग एमवीसी आर्किटेक्चर को थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, यहाँ पे मेरे पास जो ये ग्राफ है ये आपको समझा रहा है कि ये यूज़र है, और ये यूज़र अगर कोई रिक्वेस्ट करता है एप्लीकेशन में, तो एक्चुअल में एप्लीकेशन रिक्वेस्ट करता है वो व्यू की मदद से, बट वो व्यू की मदद से रिक्वेस्ट करने के बाद वो व्यू उसके कंट्रोलर को चला जाएगा रिक्वेस्ट, ठीक है। यानी कि डायरेक्टली कह सकते हैं कि यूज़र कंट्रोलर को अपना डिमांड बताता है, रिक्वेस्ट बताता है। उसके बाद कंट्रोलर उसके हिसाब से मॉडल को बोलता है कि हमको ये डेटाबेस से ये डेटा चाहिए वगैरह वगैरह। फिर वो डेटाबेस से जो डेटा मॉडल देता है तो फिर वो कंट्रोलर के पास आता है, फिर कंट्रोलर डिसाइड करता है कि क्या दिखेगा HTML पेज में, और वो इसके बाद यूज़र को वही दिखता है। चलिए मैं इसको और भी कुछ डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, मेरे पास और भी कुछ फ़ोटोज़ हैं जिसको मैंने कलेक्ट कर रखा है पहले से ही। मैं आपको उसका आर्किटेक्चर समझाता हूँ, थोड़ा इजी करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि और आसान हो जाएगा। एक यूज़र इंटरेक्ट ना कंट्रोलर से डायरेक्ट करता है, ना मॉडल से, और ना डेटाबेस से। यानी कि इसके डेटाबेस और यूज़र के बीच में ये MVC आ जाता है। MVC में कोई भी यूज़र अगर इंटरेक्ट करना चाहेगा तो वो अपने व्यू से इंटरेक्ट करेगा। व्यू का मतलब आप इतना सिंपल समझे कि फेसबुक में अगर आपने पेज पे लॉगिन पेज देखा है, या फिर आपने होम पेज देखा है, लॉगिन करने के बाद का पेज देखा है, ये सब व्यू है। यानी बेसिक स्टैटिक जो आपका HTML CSS जावास्क्रिप्ट के फाइल्स हैं वो सब के सब व्यूज़ हैं। व्यूज़ में एक्चुअल में जो भी डेटा रेंडर हो रहा है वो कंट्रोलर उसको कंट्रोल कर रहा है। यहाँ तक कि अगर कोई व्यू में किसी तरह का रिक्वेस्ट यूज़र की तरफ से आता है व्यू में, तो वो कंट्रोलर उसको मैनेज करता है, यानी उस पर रिस्पॉन्स भी कंट्रोलर ही करेगा। तो कंट्रोलर बीच में एक छोटा सा ब्रेन की तरह काम करता है। आप जो भी उससे रिक्वेस्ट करते हो ब्रेन को, उस पर वो रिस्पॉन्स करता है। लेकिन एक्चुअल में कंट्रोलर के पास भी कोई डेटा नहीं होता है, वो एक्चुअल में मॉडल से आस्क करता है। तो जो भी यूज़र का रिक्वायरमेंट होता है व्यू से आ रहा होता है, वो कंट्रोलर के पास जाएगा, कंट्रोलर उसको मॉडल से रिक्वेस्ट करेगा कि मॉडल मुझे इतना डेटाबेस दे दो, ये डेटाबेस दे दो, ये मांगा गया है ये दे दो, सारी चीज़ें चेक करके तब मांगेगा। उसके बाद उसके बिहाफ में मॉडल उस डेटाबेस के साथ कनेक्ट होता है जो एक्चुअली उस एप्लीकेशन का डेटाबेस है।
जिस डेटाबेस तक पहुंचने के लिए ये 3 स्टेजेस पार करने पड़े। डेटाबेस को रिक्वेस्ट होता है इन अ क्वेरी फॉर्म, ORM फॉर्म, ORM भी पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। उस ORM फॉर्म में डेटाबेस से रिक्वेस्ट किया जाता है, डेटाबेस ORM के फॉर्मेट से रिस्पॉन्स करता है, वो डेटा ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में देता है और वो मॉडल के पास वो डेटाबेस आ जाता है जो डेटा आस्क किया गया है। डेटा फिर मॉडल के पास से कंट्रोलर के पास आता है, कंट्रोलर उसको चेक करता है, उसको क्रॉस चेक करता है और क्रॉस चेक करने के बाद वो व्यू को भेज देता है। जब वो व्यू के पास चला जाता है तो जो भी यूज़र के डिमांड्स थे उसके हिसाब से रिस्पॉन्ड होता है। एक एग्जांपल समझ लेते हैं कि अगर हम कोई डेटा इंसर्ट करते हैं किसी एप्लीकेशन में तो यूज़र के पास एक HTML का फॉर्म होता है, ये रहा व्यू, ठीक है। अगर आप उसमें डेटा फीड करते हो, डेटा को फिल कर देते हो पूरी तरीके से और सबमिट बटन पे क्लिक करते हो तो आप रिस्पॉन्स कर रहे हो यूज़र एज ए यूज़र कंट्रोलर को। कंट्रोलर देखता है वो डेटा की वैलिडेशन वगैरह सब कंट्रोलर चेक करता है। अगर डेटा वैलिड होता है तो फिर वो मॉडल को सेंड कर देता है उस डेटा को एक ऑब्जेक्ट बनाकर। वो ऑब्जेक्ट जब उसके पास जाता है तो फिर मॉडल के पास जाने के बाद मॉडल उसको डेटाबेस को कहता है कि तुम्हारी क्वेरी मैं चला देता हूँ ORM की मदद से। मॉडल ORM कहते हैं ऑब्जेक्ट रिलेशन मॉडल को, मैं आपको कल नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर बताऊँगा। फिर डेटाबेस के पास जाने के बाद वो डेटा इंसर्ट हो जाता है, ठीक है। अगर कॉलिंग को देखें, डेटाबेस से लेने को देखें तो अगर कॉलिंग के पेज को कोई एक्सेस करना चाहता है तो यूज़र ऑफ कोर्स उस पेज को रिक्वेस्ट करेगा, उस पेज को ओपन करेगा। तो ये ओपन करना, रिक्वेस्ट करना, ये व्यू है। इसके बाद डेटा उस पेज पे आएगा कैसे, तो कंट्रोलर के पास जाएगा एक रिक्वेस्ट कि मुझे ये डेटा चाहिए। तो कंट्रोलर एक्चुअल में वो एक तरह का रिक्वेस्ट करेगा मॉडल को। मॉडल उस तरीके का ORM डिज़ाइन करा हुआ है जिसके बाद डेटाबेस से डेटा उठाएगा अब वो मॉडल को पास कर देगा। मॉडल ठीक वैसे कंट्रोलर को एरे में पास कर देगा, एरे उसको HTML CSS के फाइल में पास कर दिया जाएगा। HTML CSS के फाइल में पास होने के बाद वो वहाँ पर व्यू में आ जाएगा और उसके बाद आपको जो भी कॉलिंग करना था वो कॉल हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल मेथड है ये ORM। अगर हम लोग देखें कि Laravel में ORM कैसे काम करता है तो इसका थोड़ा ब्रीफ डिटेल इस डायग्राम में आपको दिख जाएगा। तो मैं थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ, अब आप इसको देखें अच्छे से। देखिए Laravel में MVC के अलावा कुछ चीज़ें और होती हैं जैसे राउटिंग, यूज़र का रिक्वेस्ट रेंडरिंग और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आगे हम लोग फर्दर बात करेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल यहाँ पर यूज़र रिक्वेस्ट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जब हम कोई URL ब्राउज़र पे टाइप करते हैं या किसी लिंक पे क्लिक करते हैं तो एक्चुअल में वो यूज़र रिक्वेस्ट हिट होता है। जो यूज़र रिक्वेस्ट उसके राउटिंग के पास जाता है। राउटिंग अब क्या है ये अलग ही वीडियो में पढ़ना होगा, लेकिन अभी फ़िलहाल ये समझ लीजिए कि जो भी आपने URL डाला है उसके बिहाफ में कोई ना कोई कंट्रोलर ट्रिगर होगा। कंट्रोलर एक फंक्शन होता है जो कि कॉल होगा। देखिए इस बात को डिसाइड राउटिंग करेगा कि किस राउट पे कौन सा कंट्रोलर का फंक्शन रेंडर करेगा, तो उसको कॉल कर लिया जाएगा। फिर वापस MVC का सारा कुछ, तो वो कंट्रोलर फिर रिस्पॉन्स करेगा व्यू को अगर कोई पेज दिखाना है तो, और फिर अगर पेज में कोई डेटाबेस से रिलेटेड काम है तो फिर रिक्वेस्ट करेगा मॉडल को, मॉडल रिक्वेस्ट करेगा डेटाबेस को और डेटाबेस वापस रिक्वेस्ट करेगा मॉडल को, फिर कंट्रोलर के पास, और फिर उसके बाद व्यू में जो कुछ आपको दिखाया था वो डेटाबेस से अकॉर्डिंग दिखा दिया जाएगा। तो अगर आपने ये पूरा आर्किटेक्चर थोड़ा समझ लेना है, थोड़ा सा आप इसको कॉपी में भी लिख लें मुझे लगता है, और थोड़ा समझें। अगर आपको डाउट होता है तो प्लीज़ इस वीडियो में कमेंट करें और कमेंट करके पूछें, या फिर मुझसे सपोर्ट ले लें। मैं लाइव क्लासेस में बहुत सारे सपोर्ट करता हूँ, मैं ऑफलाइन क्लासेस भी देता हूँ जिसमें मैं काफ़ी चीज़ें बता सकता हूँ, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे डाउट्स आपको नहीं होने चाहिए, अगर हैं भी तो आप मुझे कमेंट में कह सकते हैं, ठीक है। तो ये है MVC आर्किटेक्चर जिसके बारे में हम लोग बहुत बेसिक सा चीज़ समझने की कोशिश की है। तो चलिए देखते हैं एक Laravel का प्रोजेक्ट को इंस्टॉल करने के बाद उसमें MVC आर्किटेक्चर के फोल्डर्स कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करते हैं। तो इस सबसे पहले मैं यहाँ पर लास्ट क्लास में मैंने इंस्टॉलेशन का मेथड बता दिया था, तो मैं यहाँ पर एक प्रोजेक्ट ढूंढता हूँ Laravel का जिसमें पहले से प्रोजेक्ट हो। देखिए ये CRUD नाम का प्रोजेक्ट ऑलरेडी मेरे पे इंस्टॉल है। इसमें मैं MVC के सारी चीज़ें दिखाता हूँ। देखिए अगर आप व्यू देखना चाहते हैं तो आपको फोल्डर जाना होगा, रिसोर्स में व्यूज़, यहाँ पे सारे व्यूज़ आपके रहेंगे जो कि आपने पहले भी देखा होगा contact.blade.php इंस्टॉलेशन के टाइम में, या हेलो वर्ल्ड के पेज में मैंने डिस्कस किया था।
इस तरीके से अगर आपको कंट्रोलर देखना है तो आपको ऐप फोल्डर में कंट्रोलर्स नाम का HTTP नाम का फोल्डर, उसके अंदर कंट्रोलर्स नाम के फोल्डर में आप यहाँ पे सारे कंट्रोलर्स बनाएंगे। ये इस फ्रेमवर्क होने की वजह से इसके फोल्डर्स बाय डिफ़ॉल्ट सेट किए गए हैं, लेकिन आप चाहें तो इधर उधर कर सकते हैं, बट उसके लिए थोड़ा स्किल अप होना होगा आपको। उसके बाद है मॉडल्स की बारी। तो अगर आप मॉडल देखना चाहते हैं तो वो बाहर में ही ऐप फोल्डर में ही मॉडल्स दिख जाएगा। जितने भी मॉडल्स आप बनाएंगे वो सारे मॉडल्स यहाँ पे दिखेंगे। इस तरीके का बेसिकली सेटअप है। अगर आप आगे राउट देखना चाहते हैं तो ऑफकोर्स ये फोल्डर आपको राउट्स दिखेगा। इसमें 3-4 फाइल्स हैं। इसमें वेब एप्लीकेशन के लिए जो राउट्स बनेंगे वो है। API से अगर आपको राउट बनाते हैं एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटीग्रेशन से, तो उसके लिए फोल्डर API.php रहता है। तो अभी फ़िलहाल के लिए मुझे यहाँ पर इतने सारे फोल्डर के बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। मैं इस वीडियो में MVC का कंसेप्ट क्लियर करने के लिए ये वीडियो बना रहा था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग का सपोर्ट काफ़ी ज़रूरी है इस चैनल को ग्रो कराने में। ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ पूछिएगा।